हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा के फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन स्पेशली इसलिए डिज़ाइन किया गया है क्योंकि हमेशा हमको लगता है कि लास्ट मिनट में ऐसा लग रहा है कि सब भूला भूला हुआ सा है। इतने दिन से भले ही पढ़ रहे हैं, हम अधिनियम पढ़ लिए, सभी अधिनियम पढ़ लिए, रिवीजन भी हो रहा है, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो रहा है कहीं ना कहीं से, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि हमको अधिनियम याद भी है कि नहीं, धाराएं याद हैं कि नहीं, किसमें क्या था, ऐसा लग रहा है सब मिक्स हो गया है। तो इसलिए लास्ट मिनट रिवीजन आपके लिए लाया गया है कि आपको क्या चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट है आपको याद रहना चाहिए। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम देखने वाले हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कौन कौन सी धाराएं, कौन से अध्याय इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम याद एग्ज़ाम देने से पहले हमको इतना तो पता ही रहना चाहिए। तो यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन टू प्लीज़ टेक कॉपी एंड पेन विथ यू, क्योंकि सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको बहुत सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे टेस्ट सीरीज़ के बारे में कुछ जानकारी है। यदि आपको लगता है कि आपने कहीं पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किया है, आपने कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप श्योरली टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम देने से पहले कुछ एमसीक्यू हमको बनाने बहुत ज़रूरी हैं, तो आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लीजिए। दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, क्योंकि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि सब मिक्स है, कब क्या अधिसूचित हुआ, कब कौन सा लागू हुआ ये याद नहीं हो रहा है, कौन सा भारत गणराज्य के कौन से वर्ष में अधिसूचित हुआ। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है, इस टेबल को देखना है। कि सबसे पहले एक बार मैं आपको ये बता दूं, यदि किसी को ये डाउट है कि ये लिखा क्या है, तो ये लिखा है ECA यानी कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। इतने दिन से आप सेशन से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि ये लिखा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, ये छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यदि कोई एकदम मतलब कि ईजीएस्ट कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो ये है कि ये भारत गणराज्य की किस वर्ष में लागू हुआ। ठीक है, तो किस वर्ष में लागू हुआ सबसे पहले देखते हैं। ये 6वें, ये 70th, ये 64th, ये 63rd और ये 70। ठीक है, पिक्टोरियल मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ध्यान से सेशन को आप लोग अटेंड करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आपको अब याद कैसे करें। ठीक है, आप बता दिए, लेकिन याद कैसे हो, ऐसे है कि सबसे पहले जो आपको याद करना है वो ये है कि सब 2019, ठीक है, 2019 ये दोनों है 2019। ठीक, तो 2019 में यानी कि वो क्या, कौन से 70वें 70th, ठीक है, 70th वर्ष में भारत गणराज्य के 70th, यानी कि आपको क्या याद करना है, सेकंड वाला। ठीक है, यानी कि 2019 वाला जो दोनों है वो 70th में अधिसूचित हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद आपको याद करना है 63, 64, 63 और 64 उल्टा है ना, 63 के बाद 64 आता है, तो ये 12 लिखा है और 13 लिखा है, तो 63 और 64। और एक चीज़ याद कर लो कि ये 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, तो बस जहाँ पे 55 है वहाँ पे 6 आएगा। भारत गणराज्य के 6वें वर्ष पर वो अधिसूचित हुआ। 5 के बाद 6, 63 के बाद 64 और दो 70 में। ठीक है, फिर उसके बाद अधिसूचित का अब डेट याद करना है आपको कि यानी कि डेट क्या है, कौन से दिन में ये जो है अधिसूचित हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या याद करोगे आप, तो आप लोग को याद करना है अगस्त 2000, ये 19 है ना, ये दोनों 19 है, पहले इसको याद कर लो। ठीक है, तो अगस्त में दोनों अधिसूचित हुए। ठीक है, अगस्त में। ठीक, डेट आपको एक में याद करनी है 9, एक में 31। ठीक, 9, 31। ठीक है, तीन या इसमें 31 याद कर लो और इसमें 9 याद कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या याद करना है, 1 अप्रैल, एज इट इज़ इसको याद करो। इसके लिए अब
कोई ट्रिक नहीं है। आपको यदि लगता है कि कोई आप ट्रिक बना सकते हो तो आप बना लीजिए, ठीक है। तो 1 अप्रैल आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 55 है, 5 है ना, तो अप्रैल 4 होता है, चौथा महीना, उसमें 1 ऐड कर दो, ठीक है, शायद मे भी आपको याद हो जाए, यानी कि 1 अप्रैल 1955, ठीक है। फिर उसके बाद अगस्त वाला हो गया। अब आपको क्या याद करना है, ये 10 सितंबर 2013, इतने बार सेशन में आपने सुना होगा 10 सितंबर 2013, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013, तो आई थिंक सो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा, जो छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा है, तो 9 जनवरी को इसको राज्यपाल से अनुमति प्राप्त हुई थी। ये आ सकता है ना कि राज्यपाल ने अपनी अनुमति कब प्रदान की थी, तो 9 जनवरी को, लेकिन वह राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ था, तो 18 जनवरी, ठीक है। जस्ट 9 का डबल कर दो 18, ठीक है। आई थिंक सो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें याद हुई होंगी, ठीक। फिर उसके बाद लागू का है, तो ये जिस दिन, बाकी जितने भी अधिनियम है वो जिस भी दिन, ठीक है, जितने भी अधिनियम है वो जिस दिन अधिसूचित हुए थे वो उसी दिन लागू हो गए थे, ठीक है। लेकिन उसमें से केवल जो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो 5 जुलाई, यानी कि पहले से 5 जुलाई 2013 से लागू था। इसका मैं रीज़न बता चुकी हूँ, आप प्रीवियस सेशंस में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आपको याद क्या करना है, लास्ट मिनट में आपको रिवाइज। अब आप कैसे करोगे, इतने दिन से तो पढ़ लिए लेकिन ऐसा लग रहा है कि सब भूला हुआ है, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आप याद करो धारा 2, ठीक। धारा 2 में परिभाषा है, ये सभी को पता है, लेकिन वो ये नहीं पूछेगा कि धारा 2 में परिभाषा है क्या, नहीं, उसमें है क्या वो ये जान लो, ठीक है। सबसे पहले है कलेक्टर, तो कलेक्टर का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कलेक्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद खाद्य फसल, इससे आपको ये याद रखना है जो इसमें गन्ने की फसल शामिल है। क्या, गन्ने की फसल। यदि खाद्य फसल पूछता है आपसे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में खाद्य फसल से अभिप्रेत है, तो आपका आंसर होगा गन्ने की फसल, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद चीनी से क्या अभिप्रेत है, देखिए प्रीवियस ईयर मतलब लास्ट टाइम जब हुआ था फूड इंस्पेक्टर, तो ये क्वेश्चन आया था चीनी का, ठीक है। तो चीनी में आपको 3 चीजें याद करनी है, क्या क्या याद करनी है, यानी कि जिसमें 90% सुक्रोज हो, जिसमें मिश्री भी शामिल होती है, ठीक है। फिर उसके बाद खांडसरी चीनी, बूरा चीनी, पीसी चीनी, रवा चीनी और चूर्ण चीनी शामिल है, ठीक है। खांडसरी, बूरा, क्रश्ड क्रिस्टलाइन पाउडर्ड शुगर, ठीक है, ये शामिल है। फिर उसके बाद क्या बोला गया, वैक्यूम पैन चीनी और उत्पादित कच्ची चीनी, इट मीन्स रॉ शुगर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, रॉ शुगर प्रोड्यूस्ड देयर इन, ठीक है। फिर उसके बाद इतना याद रखोगे, यानी कि धारा 2 में क्या क्या परिभाषा याद की हो, कलेक्टर की याद की हो और खाद्य फसल की याद की हो और चीनी की याद की हो, ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद देखो, अब धारा 2 क में आप उसमें क्या बताया गया है, आवश्यक वस्तुओं की घोषणा। धारा 2 का किससे रिलेटेड है, आवश्यक वस्तु की घोषणा। यदि आता है कि आवश्यक वस्तु की घोषणा किस धारा के अंतर्गत है, तो याद क्या करोगे, धारा 2 का, यानी कि सेक्शन 2(1), ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोगों को ये डाउट होगा कि एक्चुअल में आखिर एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं कितनी, आवश्यक वस्तुएं हैं कितनी, हम 7 लें या 8 लें। कहीं पे आप बताए हो 7 तो कहीं पे बताए हो 8, तो कितना लें, तो सुनो आप लोग, ठीक है। आपको याद रखना है कि 7 एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, क्योंकि 8वीं कौन सी थी, मास्क और सैनिटाइज़र आपको बताया गया था, क्या, मास्क और सैनिटाइज़र बताया गया था, जो कि केवल मार्च 2020 से लेकर के जुलाई 2020 तक था, उसके बाद हटा दिया गया था, ठीक है, समझ में आया। और जब ये शामिल था उसी समय संशोधन अधिनियम लाया गया था, किसका, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 आ गया था, इसीलिए उसमें लिखा था कि मास्क और सैनिटाइजर शामिल हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आपको याद क्या करना है, 7 आवश्यक वस्तु हैं, ठीक है, ये याद हो। और वो कौन कौन सी है, फटाफट याद करो। ड्रग्स मतलब औषधि, यहाँ पे आवश्यक वस्तु में जो ड्रग्स है उसका मतलब होता है औषधि। देखिए एक बात याद रखना
कि एग्जाम में यदि हिंदी में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देख लेंगे, इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ये सभी के लिए नया है, ठीक है, अधिनियम। तो आप लोगों को ये थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ड्रग्स है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजर है, खाद्य पदार्थ यानी कि फूड स्टफ्स। फूड स्टफ्स में क्या है, इसके बारे में अगेन आप लोग को डाउट है कि इसमें तिलहन और क्या बोलते हैं तिल ऑयल सीड्स लेना है कि नहीं, ये शामिल है कि नहीं। तो देखो एक बार याद रखो, जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम आया था तो उसमें क्या बोला गया था कि ऑयल सीड्स, पल्सेस, पोटैटोज, ओनियंस ये सब हटा दिया गया है, सीरियल्स, ठीक है, ये सब हटा दिया गया है, ठीक। तो आपको ये याद रखना है, आप केवल फूड स्टफ याद रखोगे। क्या याद रखोगे, फूड स्टफ यदि आता है, साथ में आपसे ये यदि पूछता है पल्सेस है या नहीं है, तो ये क्या बोलेगा, अब संशोधन वाला नहीं बोलेगा, पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि फार्म लॉ जो आया था यानी कि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 जो आया था वो 28 नवंबर को, कब, 28 नवंबर 2021 को वापस ले लिया गया है सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, ठीक है। याद रहेगा इतना चीज आपको, 28 नवंबर 2021 को जब जो इसका संशोधन अधिनियम आया है वो वापस ले लिया गया है। आपको श्योरली इस बारे में पता होगा, लेकिन आपको अभी क्या याद करना है वो याद रखना। 7 जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसमें आती हैं ड्रग्स, फर्टिलाइजर, फूड स्टफ, फिर पूर्णतः कपास से बनी सूत, कपास से बनी सूत, इसको याद रखना क्योंकि ये आ चुका है और फिर क्या बोलते हैं आपको लिस्ट दे देगा तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी कि यदि आपसे पूछता है केरोसिन तो वो भी है, क्यों है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में वो शामिल है, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद कच्चा जूट यानी कि उसका मतलब क्या होता है, जो रॉ जूट्स मिलती हैं और जूट टेक्सटाइल से जो मिलता है वो है। फिर उसके बाद बीज आपको याद करना है, लास्ट में आपको क्या याद करना है, बीज। तो बीज में क्या क्या शामिल है, बीज में देखो फसल की बीज है, फिर किसकी, फल के बीज हैं और सब्जी के बीज, याद रखोगे। फिर उसके बाद क्या है, पशु चारे के बीज, ये बीज होगा, ठीक है। और जूट बीज और कपास बीज, यानी कि कितने बीज हो गए, बीज आपको याद रखना है कि बीज है, लेकिन आपको किसका किसका, खाद्य फसल के हैं, फल के हैं, सब्जी के हैं, पशु चारे के, जूट के और कपास के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 बीज हैं इसमें, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धारा 2, याद हो गया आपको। अब धारा 2 और धारा 2 का याद हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है धारा 6, ठीक। धारा 6 में क ख ग यानी कि 1 2 3, ठीक, 1 2 3 याद रखना है, ठीक है। जो 6 क में है, 6 क में क्या लिखा हुआ है, अधिहरण यानी कि कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, वो किस में दिया हुआ है, 6 क में। फिर शो कॉज नोटिस किस में है, यानी कि कारण बताओ किस में दिया है, 6 ख में। और उसके बाद 6 ग में क्या दिया है, अपील। और अपील क्या है ये याद रखोगे। अपील से क्या मतलब है, इसमें अपील से ये मतलब है कि जिस भी व्यक्ति की चीजें अधिहरण की गई है वो क्या कर सकता है कि जब उसको जानकारी मिली है, संसूचना मतलब क्या होता है, जिस भी दिन उसको संसूचना मिली है यानी कि जानकारी मिली है, ठीक है, उसके उस तारीख के 1 मास के भीतर वो अपील करेगा। और अपील किसके पास करेगा, जुडिशियल अथॉरिटी के पास करेगा, ठीक है। जो भी न्यायिक प्राधिकरण होंगे, जो भी सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे, उनके पास में ये जो है अपील की जाएगी, याद रहेगा। ये यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि अपील कितने दिनों में, तो संसूचना यानी कि विदिन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन, जब से उसको जानकारी मिली है उस दिन से लेकर के 1 मास के भीतर ही उसको क्या करना है, अपील कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है, धारा 7। धारा 7 में पेनाल्टीज हैं, ठीक है, शास्तियां। फिर उसके बाद धारा 7 क में क्या आता है, केंद्र सरकार द्वारा भू राजस्व आएगा, भू राजस्व के रूप में वसूली। अब ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ का परसेंट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि यदि आपसे पूछता है कि पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिकवर सर्टेन अमाउंट्स ऑफ एरियर्स, ठीक है, एरियर्स एज लैंड रेवेन्यू में
कितना परसेंट दिया गया है, ठीक है, वो कितना वसूली कर सकते हैं केंद्र सरकार, तो आपको याद रखना चाहिए 15%, ठीक है, 15% की वसूली करेंगे। किस रूप में कर रहे हैं? भू राजस्व के रूप में कर रहे हैं। याद रहेगा, लैंड रेवेन्यू के रूप में केंद्र सरकार 15% की दर से वसूली करती है। याद रहेगा आपको। तो यहाँ से क्या क्या याद किए? 6 और 7, ठीक है। अभी तक क्या क्या याद हो गया आपको? अभी तक आपको 2, 6, 7 इतना याद कर लियो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धारा 9, 10, 14 और 15। तो 9 में क्या है? मिथ्या कथन, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक, याद रखोगे। एक्सक्यूज मी। तो फॉल्स स्टेटमेंट में याद करो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि 5 साल का कारावास होता है यदि कोई झूठ बोलता है तो, ठीक है, साथ में फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। याद आ रहा है कि 5 साल की सजा होगी या साथ में फाइन होगा या तो दोनों होंगे। 5 साल की सजा या फाइन यानी कि जुर्माना या तो दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है? 10 का में क्या है? अपराधों का संज्ञेय होना। याद रहेगा, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। अब ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल, यहाँ पे लोगों को डाउट आ रहा है कि ये संज्ञेय जमानती है या संज्ञेय अजमानती है। तो यदि आपको डाउट आ रहा है तो आप गूगल करके बिल्कुल देख सकते हैं। और यदि आपको मोस्टली रेफरेंस देखना है तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इस बारे में क्या बोलते हैं, अपना जो भी उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ये है कि ये जो ऑफेंस होते हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत वो कॉग्निजेबल होते हैं, साथ में वो बेलेबल होते हैं। क्या होते हैं? बेलेबल होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? संज्ञेय एवं जमानतीय होते हैं। ठीक है, अजमानती नहीं, जमानतीय होते हैं, ठीक। फिर उसके बाद क्या है? धारा 14 में क्या है? बर्डन ऑफ प्रूफ। यहाँ पे भी आप लोगों को डाउट आ रहा होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ तो है लेकिन किस पे है? तो आपको याद रखना है कि देखिए, जैसे कि मैं पहले भी बताई हूँ कि क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि आप कितना समझे हो क्वेश्चन को, आप कितना डिकोड कर पाए हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो यदि आता है बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा क्या लिखा हुआ है इसमें, मतलब एग्जैक्टली देखिए, आपको जो लगता है वो सही नहीं होगा, है ना, जो अधिनियम में लिखा है वो सही होगा, ठीक। तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है? अ पर्सन हु इज प्रोसिक्यूटेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जिस यानी कि जिस व्यक्ति को अभियोजित किया जा रहा है। क्या? अ पर्सन हु इज प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है जिस व्यक्ति को अभियोजित किया जा रहा है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है, याद रहेगा। यानी कि उसको ही सिद्ध करना है अपना कि मैं गलत नहीं हूं। तो आपको समझना है कि लिखा क्या है, क्योंकि कहीं पे भी एक्यूज्ड नहीं लिखा हुआ है, प्रोसिक्यूट हमेशा हर जगह क्या लिखा हुआ है? जो व्यक्ति अभियोजित है, यानी कि जो व्यक्ति अभियोजित किया जा रहा है उस पर है बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि उसी को प्रूव करना है, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद है धारा 15 का। तो 15 का में क्या है? लोक सेवकों का अभियोजन, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है? तो बस यहां से आपको क्या क्या याद करनी है, आपको याद क्या क्या करनी है वो ये है कि आप लोग सबसे पहले क्या देखियो? 2 देखियो। तो 2 में क्या देखे? एक तो सबसे पहले आवश्यक वस्तु देख ली और क देखियो, है ना, इतना देखियो, ठीक है। तो आपको 2 याद कर लिए, फिर उसके बाद 6 और 7 याद कर लिए, ठीक है। फिर 9, 10 याद किए हो, फिर 14 और 15 याद किए हो। इतना आपको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में याद रहना चाहिए। क्या? 2 पहले याद कर लो, फिर 6, 7, 9, 10 और 14, 15 इतना याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अब इसमें आपको क्या क्या याद रहना चाहिए? अब इसमें आपको ये याद रहना चाहिए धारा 2, क्योंकि धारा 2 में ही पूरी परिभाषा दी हुई है। वैसे तो इसमें इतनी सारी धाराएं हैं जो कि आपको याद करनी है, 107 धाराएं हैं,
तो क्या उतना पूरा याद करते बैठोगे क्या? अब 2 दिन ही बचा है तो नहीं, आपको लास्ट मिनट में क्या क्या जो चीज़ आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको याद करोगे, है ना। तो आपको क्या याद रखना है? धारा 2 में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? केंद्रीय प्राधिकरण यानी कि सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में परिभाषा यदि कहीं दी हुई है तो वो धारा 2(1) में है। ठीक है, ये ठीक। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल अथॉरिटी है CCPA। सेंट्रल अथॉरिटी से अब पूछेगा कि केंद्रीय प्राधिकरण से अभिप्रेत है तो क्या बताओगे? CCPA यानी कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, लिख लो, यदि मतलब कि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसको लिख करके याद करो। CCPA का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है आपका उपभोक्ता। तो उपभोक्ता से क्या मतलब है? यानी कि अब आपसे पूछेगा उपभोक्ता से अभिप्रेत है तो क्या आपको पता रहना चाहिए? उपभोक्ता वो होता है जिसने कोई सामान को खरीदा है और जो वो खरीदा है उसके लिए वो पेमेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसको वो पेमेंट कर रहा है, लेकिन इसमें साथ में ये भी बोला गया है जो व्यक्ति जो खरीदा है वो अपने लिए खरीद रहा है, ना कि बेचने के लिए खरीद रहा है। समझ में आया? यानी कि कमर्शियल पर्पस से वो नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, अब और यही देखो, ये 2019 है ना, और ये जो 86 में था वो क्या था कि इससे मतलब नहीं था कि आप बेच रहे हो या अपने लिए यूज कर रहे हो, मतलब खरीद लिए और पैसे पटा दिए, मतलब कि आप उपभोक्ता बन गए। लेकिन इसमें आपको याद रखना है उपभोक्ता केवल वही है जो केवल अपने पर्सनल यूज के लिए चीजें खरीदता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? आता है उपभोक्ता अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं तो आ सकता है कि उपभोक्ताओं का अधिकार क्या है। इट मीन्स कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है, तो नोट करते हुए चलो। ठीक है, सबसे पहला राइट क्या है? सबसे पहला राइट है राइट टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या है, ऐसे सामानों से जीवन, हमको प्रोटेक्शन अपनी कैसे किससे करना है? ऐसे सामानों से जो जीवन के लिए हानिकारक हैं। ठीक है, तो आपका फर्स्ट राइट क्या है? यानी कि उपभोक्ताओं का पहला अधिकार क्या है? टू बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, सुरक्षित रहने का हमको अधिकार है। किससे? ऐसी वस्तुओं से जो जीवन के लिए हानिकारक हैं। ठीक, फिर उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको जानकारी होनी चाहिए सभी चीज़ों की। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड मतलब क्या चीज़ की जानकारी रखोगे आप लोग? जानकारी किसी भी सामान की शुद्धता की, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी कितनी है, उसकी प्राइस क्या है, ये इसकी जानकारी लेते हो तभी तो कुछ चीज़ खरीदते हो ना, है ना। तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। फिर उसके बाद एश्योर्ड, यानी कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि नहीं। ठीक है, तो राइट टू बी एश्योर्ड यानी कि संतुष्ट होने चाहिए। और संतुष्ट में क्या बताया गया है? संतुष्ट किस तरह से रहोगे? संतुष्ट ऐसे रहोगे कि आपको ये पता रहना चाहिए कहीं ये व्यक्ति मुझे कहीं महंगे में तो सामान नहीं बेच रहा है और दूसरी जगह ये सामान सस्ते में, तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। यानी कि आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ फिर कुछ लो। ठीक है, ये है राइट टू बी एश्योर्ड, आपका अधिकार है। फिर राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड यानी कि आपको अधिकार है कि आपको हर चीज़ की जानकारी, लेकिन आपको ये भी अधिकार है कि आपको सुना जाएगा। यदि आपके पास कोई शिकायत है तो आपको जो भी अथॉरिटी है वो सुनेंगी, एप्रोप्रिएट फोरम में आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, ये भी आपका अधिकार है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपका जो अधिकार है वो ये है कि अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध अधिकार होता है। यानी कि टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यानी कि अनुचित व्यापार व्यवहार के विरुद्ध आप क्या करोगे? आपके पास आपका अधिकार है। ठीक है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ। फिर उसके बाद आपका लास्ट अधिकार क्या है? आपका मतलब उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता अधिकार हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पे किसी को बोला नहीं जा रहा है, उपभोक्ता अधिकार। फिर उसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। इसका मतलब क्या हुआ? कंज्यूमर अवेयरनेस का मतलब क्या हुआ? अक्सर सुने हो ना, जागो ग्राहक जागो, तो ये किसके तहत बोला जाता है? जागो ग्राहक जागो यानी कि सो रहे हो तो जागो नहीं, ये इसी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत है। जागो ग्राहक जागो जो कंज्यूमर अवेयरनेस है, यानी कि जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं, किस में दिए हैं? धारा 2(9) में दिया हुआ है।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है धारा 215 में क्या बोला गया। अब पूछा जाएगा जिला आयोग से क्या अभिप्रेत है, तो जिला आयोग से अभिप्रेत है DCDRC। क्या? DCDRC। अब इसका मतलब क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। क्या? डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। सुन के लिखो, इसलिए बार बार बोल रही हूं, है ना, सुन के लिख लो। जिला आयोग से अभिप्रेत है DCDRC, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आता है 229 में क्या बताया गया? राष्ट्रीय आयोग। अब आपसे बोलेगा राष्ट्रीय आयोग की परिभाषा किस धारा में दी गई है, तो आपको पता रहना चाहिए धारा 229 में दी हुई है। ठीक है। और राष्ट्रीय आयोग से क्या अभिप्रेत है? राष्ट्रीय आयोग से अभिप्रेत है NCDRC। ठीक है, NCDRC क्या है? नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, याद करो जब मैंने आपको पढ़ाया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो मैंने आपको बताया था SFC यानी कि, और वी कैन से SC मतलब क्या होता है उसमें? स्टेट कमीशन मतलब स्टेट फूड कमीशन। लेकिन यहाँ पे देखो राज्य आयोग, स्टेट कमीशन का मतलब क्या हुआ? SCDRC यानी कि स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। याद रहेगा। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये उपभोक्ता है ना, तो उनको क्या है, उनकी जो शिकायत है उसको ही तो रिड्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये है। तो फिर उसके बाद आता है उत्पाद दायित्व 234 में दिया हुआ है। फिर उसके बाद राज्य आयोग 244 में दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको पता रहना चाहिए। सब नहीं पढ़ सकते हो तो इतना याद रखना। कैसे याद करोगे? एक साथ बोलो तो याद होगा। कैसे बोलोगे? 1 7 9 15। क्या बोलोगे? 1 7 9 15। ठीक है, बोलो तो याद होगा। 1 7 9 15। अब क्या याद कर लो? CCPA उपभोक्ता अधिकार और DCDRC। फिर उसके बाद क्या याद करोगे? 29 34 44 34 44 तो एक साथ याद कर लो, प्रोडक्ट लाइबिलिटी और SCDRC। और क्या याद कर लोगे? 29 में क्या है? NCDRC। हालांकि आप अपनी ट्रिक लगा के याद कर लीजिए, यदि नहीं तो जो मैं बता रही हूँ तो वैसे भी याद कर लीजिए। याद तो आपको करना ही है ना। 1 7 9 15 फिर 29 34 44। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका ये आपको, क्योंकि इसमें ऐसा भी बोला गया है कि इस अध्याय में क्या दिया हुआ है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर 2, ये सब तो क्या था? धारा वाला किस में था? धारा वाला तो चैप्टर 1 में था, यानी कि अध्याय 1 में था। अब अध्याय 2 में क्या है? तो अध्याय 2 में यदि आपको याद रखना है तो वो याद रखना है कि उपभोक्ता संरक्षण आयोग। अब आपसे पूछा जाएगा उपभोक्ता संरक्षण आयोग किस अध्याय में है, तो आपको याद रहना चाहिए अध्याय 2 में है। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, वो ये है धारा 3 6 8। ठीक है, याद रहेगा। तो आपको ये बताई भी थी, वहां पे मैंने 4 बोल दिया था गलती से, तो आपको ये याद रखना है कि सेक्शन 3 जो होता है वो CCPC होता है, सेक्शन 6 SCPC और 8 DCPC। अब इसका मतलब आई थिंक सो इतने दिन से सुन रहे हो तो आपको पूरा याद हो गया होगा और मुझे फिर से बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन फिर से यदि नहीं पता है तो वो है कि CCPC का मतलब होता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, क्योंकि कमीशन है ना, आयोग के बारे में है ना, तो वो आयोग ही होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये है स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन, फिर DCPC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कमीशन। ठीक है, जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग, ये ठीक है याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 3, तो चैप्टर 2 से तीन धारा याद हो गई, 3 6 8। अब आ जाओ 3 में, अध्याय 3 में। अध्याय 3 क्या बोलता है? केंद्रीय प्राधिकरण। जस्ट अभी उसकी परिभाषा कहाँ देखियो? धारा 2:1 में देखियो। अब याद कैसे करोगे कि किस 2:1 देखे, अब ये किस अध्याय में है? तो 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, याद रहेगा आपको, 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है। तो यानी कि वो अध्याय 3 में है। ठीक है, ये देखो अध्याय 3 में है। ठीक,
इतना याद रखना कि केंद्रीय प्राधिकरण, वहां पे तो परिभाषा है कि जो केंद्रीय प्राधिकरण है उसका मतलब यानी कि केंद्रीय प्राधिकरण से अभिप्रेत है सीसीपीए, लेकिन अब वो बनाया जाएगा ना, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीसीपीए किसमें दिया हुआ है, तो अध्याय 3 में है। अब अध्याय 3 से आपको धारा क्या याद करनी है, यानी कि किसके तहत बनाया जाता है सीसीपी। अब आपसे पूछा जाएगा कि सीसीपीए का आई थिंक सो आपको मीनिंग फुल फॉर्म याद हो गया होगा, तो वो धारा 10 के अंतर्गत उसका गठन किया जाता है। यदि पूछा जाएगा कि सीसीपीए का गठन किस धारा के अंतर्गत है, धारा 10, ठीक है, याद रहेगा। कैसे याद करोगे, सबसे पहले याद करोगे 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। फिर उसके बाद धारा 10 याद कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाओ अध्याय 4। अध्याय 4 क्या बोलता है, जिला आयोग। तो जिला आयोग के बारे में यहां तो देख लिए अभिप्रेत क्या है जिला आयोग से, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जिला आयोग का गठन हो रहा है। तो गठन किसके तहत हुआ है, 28 के तहत, धारा 28 के तहत हो रहा है, ठीक। किसका गठन, DCDRC की, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन का गठन, ठीक है। अब उसके बाद अध्याय 4 में आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है 41, 51, 67। मैंने आपको MCQ के वक्त भी बताया था 41, 51 और 67। और इसमें क्या था, अपील है। अपील किस क्या है कि 41 में क्या दिया है, 41 में दिया है कि जो भी जिला आयोग अपना निर्णय देगी उसके खिलाफ कहाँ जाना है, राज्य आयोग के पास जाना है। फिर 51 में क्या दिया है, जो भी राज्य आयोग जो भी अपना निर्णय देती है उसके खिलाफ कहाँ जाना है, राष्ट्रीय आयोग में। फिर उसके बाद 67 में क्या दिया हुआ है, जो भी राष्ट्रीय आयोग निर्णय देगी उसके खिलाफ कहाँ जाना है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाना है। याद रखना आप लोग, ठीक है। इसमें मैंने बताया था 45 दिन के अंदर, इसमें 30 दिन और इसमें 30 दिन, इतना याद रखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से, यानी कि आपको क्या क्या याद हो गया, 2 याद हो गया और 3, 4, 2, 3, 4 याद हो गया। साथ में इतनी धाराएं, इतना याद रखना ही, 107 धारा याद नहीं रख सकते हो लेकिन इतना ज़रूर याद रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपसे, देखो पर्टिकुलरली क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपको क्या पता है, ठीक है, तो वो इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है, नहीं तो हर कोई बना लेगा ना। तो आपको क्या याद रखना है कि यदि आपसे अपील पूछा जाता है कि वो कितने की अपील सुनेंगे, तो अभी तक आप लोग पढ़े थे कि एक 10 करोड़ वाला किस में पढ़े थे, 10 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय आयोग में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन आज जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम के लिए वो ये है कि जिला आयोग जो है, फाइनली यदि कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है ना कि किसके तहत, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत है या उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के तहत है, या 2021 के तहत है, यदि ये नहीं लिखा है ना तो फाइनल आपको क्या याद रखना है, यदि अपील के बारे में कुछ पूछता है कि ये कितने की अपील सुन सकते हैं, तो ये है जिला आयोग 50 लाख से कम की अपील, राज्य आयोग 50 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की अपील और राष्ट्रीय आयोग 2 करोड़ से अधिक की अपील। याद रहेगा। यदि अपील के बारे में, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, यदि अपील के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है और नहीं लिखा है कि किसके तहत है, तो फाइनली आपको यही आंसर लेना है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, वहां तक हम लोग कितना देख लिए, 4 तक देख लिए। अब आ जाओ 5 और 6 में। तो 5 में दिया हुआ है मध्यस्थता। मध्यस्थता मतलब क्या होता है, मीडिएशन, इसको मध्यस्थता भी बोलते हैं। एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है, मध्यस्थता, ठीक है, मीडिएशन में आपको क्या याद रखना है, 74 और 80, कितना 74 और 80 याद रखना है, ठीक है। तो 74 में क्या दिया है, धारा 74 में क्या दिया हुआ है, कंज्यूमर मीडिएशन सेल, उपभोक्ता मध्यस्थता सेल पूछा जाएगा। उपभोक्ता मध्यस्थता सेल किस धारा में है, तो आपको याद रखना है धारा 74, ठीक है, 74। फिर उसके बाद क्या है, सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, यानी कि मध्यस्थता से जो निपटान होता है उसका प्रावधान किस में है, तो धारा 80, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आता है प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी में जो आपको याद रखना है वो उसका अध्याय याद रखो, ठीक है। अध्याय क्या याद रखोगे,
अध्याय 6 में है, प्रोडक्ट लायबिलिटी अध्याय 6 में है, इतना याद रखना, ठीक है। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं जो कि आपको याद नहीं रखना है, केवल एक चीज याद रखो, उत्पाद दायित्व के बारे में प्रोडक्ट लायबिलिटी की ये अध्याय 6 में है। साथ में आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्ट लायबिलिटी में अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रोडक्ट लायबिलिटी की परिभाषा है, और वो परिभाषा किस में दी हुई है, देखो परिभाषा दी हुई है धारा 234 में, 34 में, 234 में है। इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रोडक्ट लायबिलिटी होती है वो किसके ऊपर होती है, मैंने एमसीक्यू के थ्रू भी आपको बताया है, लेकिन ये लास्ट मिनट रिवीजन है तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि प्रोडक्ट लायबिलिटी आपसे पूछा जाएगा कि किस पर होती है, तो उत्पादक पर, किस पर, उत्पादक यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर अथवा है, ठीक है, और नहीं। और मतलब होता है, देखो आपको ना, आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो जाता है ना, डाउट ऐसा हो जाता है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि और अथवा क्या होता है ना। तो अथवा मतलब होता है और, इंग्लिश में है ना, और यहाँ पे और का मतलब होता है एंड, यानी कि कहीं पे लिखा है बोथ तो इसका मतलब होता है और, याद रखना, ठीक है। और अथवा लिखा हुआ है, अथवा मतलब होता है और इंग्लिश में, ठीक है, यानी कि ए होगा नहीं तो बी होगा, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, प्रोडक्ट लायबिलिटी किस पर आती है, तो उत्पादक पर अथवा विक्रेता पर, किस पर, उत्पादक पर अथवा विक्रेता पर, यानी कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पर और प्रोडक्ट सेलर पर। और कौन सा है यहाँ पे, और वाला है, अथवा वाला और, ठीक है, याद रहेगा आपको ये चीज। ये क्यों बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो आपको लगता है वो सही नहीं होता है, जो लिखा है अधिनियम में वो सही है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये आप जान गए प्रोडक्ट लायबिलिटी किस अध्याय में है। तो अध्याय क्या है आपका, जो चीज याद रखना है अध्याय 6 में है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, ये हर जगह है ना, पेनाल्टीज के बारे में हर जगह है, तो ये दोनों में आपको याद क्या रखना है, ठीक है। जो भी पेनाल्टीज के बारे में किस में दिया हुआ है, यानी कि ऑफेंस एंड पेनाल्टीज, उसके बारे में यदि हम देखें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में धारा 7 में है, ठीक है, याद रहेगा, धारा 7 में है। और यही यदि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की बात करें तो अध्याय 7 में है, याद रहेगा। इसीलिए मैंने ये बनाया है आपके लिए, जिससे आपको याद रहे कि यदि पेनाल्टीज की बात होती है, ठीक, तो किस में दिया हुआ है, आवश्यक वस्तु में 7 में है, धारा 7 में है, और यही उपभोक्ता में अध्याय 7 में है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि बोला जाता है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं ना, लेकिन यदि आपसे बोला जाता है निरसन एवं व्यावृत्तियां, वो कौन सी धारा में है और अध्याय में है, तो आपको ये याद रखना है, इसमें आपको धारा 16, इसमें 107, क्या धारा 16 इसमें याद रखोगे और 107 याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या याद रखना है, निरसित किसको किसको किया जाता है। तो निरसित मैंने आपको इतनी बार बताया, लेकिन आपको लास्ट मिनट में भी जो चीज़ याद रखना चाहिए, याद रहना है, वो ये है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में निरसित किसको किया गया था, तो आवश्यक वस्तु अध्यादेश, क्या अध्यादेश 1955 को निरसित किया गया था। साथ में कोई भी, किसी भी सरकार द्वारा, यानी कि एनी अदर लॉ, ठीक है, किसी भी सरकार के द्वारा जो भी नियम लागू रहे होंगे इस अधिनियम के आने से पहले, उनको भी हटा दिया गया। किसमें, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में, याद रहेगा। दो चीज निरसित की गई है, एक तो अध्यादेश जो जारी किया गया था, और साथ में ये अधिनियम आने से पहले जो भी नियम कोई राज्य सरकार बनाई होगी आवश्यक वस्तु से संबंधित, तो उसको भी हटा दिए, उसको भी निरसित कर दिए, याद रहेगा। लेकिन यही यदि हम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो उसमें केवल किसको निरसित किए थे, 1986 वाले को, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को निरसित किए हैं। लेकिन इससे पहले, यानी कि सीपीए 2019 के आने से पहले जो भी प्रावधान थे वो यथा उचित हैं, लेकिन केवल एक अधिनियम को बस निरसित किया गया है, ठीक है, याद रहेगा। अब आता है
क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? पेनाल्टीज के रूप में आपसे पूछ सकते हैं कि कितने का फाइन लग रहा है और कितने की सजा का प्रावधान है, तो आपको याद रहना है, ठीक है, किसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले आता है 88 यानी कि 88। तो 88 में आपको क्या याद रखना है कि पेनाल्टीज तो है यानी कि दंड का प्रावधान तो है, लेकिन किसके लिए है? तो नॉन कंप्लायंस के लिए है। नॉन कंप्लायंस मतलब क्या होता है? नॉन कंप्लायंस मतलब होता है यानी कि कोई भी आपको ऑर्डर दिया गया और आप बात नहीं मान रहे हो, ठीक है, उसके लिए किस में है सजा का प्रावधान? 88 में है। और कितना है वो सजा का प्रावधान? तो आपको ये याद रखना है कि सजा का प्रावधान है 6 माह की सजा। कितना? 6 माह की सजा। साथ में फाइन कितना लगेगा? 20 लाख। कितना? 20 लाख, ठीक है। इसके लिए एक मिनट, हाँ, ये ब्लैंक पेज में आपको बताती हूँ। तो ब्लैंक पेज में क्या है? सबसे पहले 88 को याद रखो, ठीक है। 88 को मैंने क्या बताया कि सजा का प्रावधान है, किसके लिए, किसके तहत है? नॉन कंप्लायंस यानी कि कोई भी ऑर्डर दिया गया है और नहीं माना जा रहा है तो उसको बोला जाता है नॉन कंप्लायंस, ठीक है। तो उसमें सजा का कितना प्रावधान है? उसमें सजा का प्रावधान है 6 माह की सजा, साथ में 20 लाख तक का जुर्माना। कितना? 20 लाख तक का जुर्माना, ठीक, या फिर दोनों, बोथ, ठीक है, दोनों, ठीक, याद रहेगा। कब? 88 के तहत यानी कि नॉन कंप्लायंस के वक्त, यानी कोई बात नहीं माना गया है तब। फिर उसके बाद आ जाओ 89। तो 89 में क्या दिया हुआ है? 89 में दिया है कि सजा का प्रावधान है किस स्थिति पर? मिथ्या प्रचार। मिथ्या प्रचार क्या होता है? फॉल्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, यानी कि कोई भी आप गलत प्रचार कर रहे हो उसमें आपको सजा मिलेगी। किसके तहत मिलेगी? धारा 89 के तहत सजा मिलेगी। और कितनी सजा मिलती है? तो इसमें जो दिया हुआ है वो ये है, यदि कोई झूठा प्रचार कर रहा है, मिथ्या प्रचार कर रहा है, तो उसमें 2 साल की सजा है, ठीक है, 2 साल तक की सजा। साथ में कितना फाइन है? 10 लाख का। कितना फाइन है? 2 लाख तक की 2 साल तक की सजा और 2 लाख तक का जुर्माना, ठीक है। ये कब है? यानी कि पहली बार यदि कोई गलती किए हैं तो। अब मान के चलो कि एक बार हो गया, इतना सजा काट लिया, लेकिन फिर से वही काम कर रहे हैं अपना, ठीक है, तो दोबारा यदि वो करते हुए पाए जाते हैं तो बोला गया है कि वो 5 साल तक की सजा हो जाएगी और 50 लाख तक का जुर्माना। नोट करते हुए चलो, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं तो आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि अब अभी क्या देख रहे हो? धारा 89 देख रहे हो, और 89 किसके लिए? मिथ्या प्रचार के लिए है। तो उसमें सजा का कितना प्रावधान है? 2 साल तक की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना पहली बार में। लेकिन यदि वो दूसरी बार भी यही यानी कि बार बार वही काम कर रहे हैं तो उसमें बोला गया है 5 साल तक की सजा होगी और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है, ठीक है, याद रहेगा। फिर उसके बाद आता है धारा, एक मिनट, है ना, फिर उसके बाद आता है धारा 90, ठीक है। तो धारा 90 में क्या बोला गया है? बोला गया है कि दंड का प्रावधान है कब? मिलावटी चीजों पर। यदि कोई व्यक्ति मिलावटी चीजों का क्या कर रहा है? संग्रहण कर रहा है, यानी कि भंडारण कर रहा है, विक्रय कर रहा है, आयात कर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? एडल्ट्रेंट यानी कि मिलावटी चीजों पर जो भी सजा का प्रावधान है वो धारा 90 में दिया गया है। अब वो सजा का प्रावधान कितना है उसको सुनो ध्यान से, ठीक है। सजा का प्रावधान है 90 के तहत। इसमें बोला गया है कि मान के चलो कि किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या? जब कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई इंजरी नहीं हुआ, लेकिन ये पाया गया कि ये व्यक्ति जो था वो मिलावटी चीजों का विक्रय कर रहा है, भंडारण कर रहा है, आयात कर रहा है, ठीक है, लेकिन उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ है, तो ऐसे में सजा का कितना प्रावधान होगा? ऐसी स्थिति में उसको 6 माह तक की सजा दी जाएगी, साथ में उसको 1 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है, याद रहेगा। फिर मान के चलो कि किसी को कोई नुकसान यानी कि कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ, यानी कि कुछ तो हुआ लेकिन वो नुकसान गंभीर नहीं था, तो कितना है? उसमें क्या प्रावधान दिया गया? उसमें कितनी की सजा मिलेगी? 1 साल तक की सजा होगी, साथ में 3 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
कब कि गंभीर नुकसान नहीं हुआ है, यानी कि उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड में क्या बोला गया, यदि मान के चलो उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया है, यानी कि कोई गंभीर नुकसान हो गया है, तो क्या होगा, तो होगा उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला गया मान के चलो कि ये मिलावटी चीजों से किसी की मृत्यु ही हो गई, तो क्या प्रावधान बोला गया, बोला गया है कि 7 साल से कम का नहीं, यानी कि 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, 7 साल से लेकर के लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि जीवन कारावास, आजीवन कारावास जिसको हम बोलते हैं, ठीक उतने की सज़ा, यानी मान के चलो कि इसकी मिलावटी चीज़ें, यानी कि कोई व्यक्ति मिलावटी चीज़ें बेच रहा है और किसी की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या प्रावधान बोला गया, यानी कि 7 साल से अधिक की सज़ा, नॉट लेस देन 7 ईयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि नॉट लेस देन 7 ईयर्स, साथ में वहाँ से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, साथ में जुर्माना कितना होगा, 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा इतनी चीजें आपको, ये इसको याद रखना। ये किस में बोला गया है, धारा 90 में बोला गया है, और धारा 90 किससे है, मिलावटी चीजों से, एडल्ट्रेंट प्रोडक्ट्स से है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 91, तो 91 में क्या है उसको ध्यान से सुनना। ठीक है, तो 91 में बोला गया है, इसमें देखो 4 चीजें हैं, इसमें 4 चीजें कैसी हैं, ऐसी हैं कि यहाँ पे इसको कोई भी पहली वाली चीज क्या है, कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन जो 91 में आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि इसको मिटा देना है। इसको कैसे इसको मिटा देना है, इसका मतलब ये है कि 91 में आपका जो है, एक मिनट, हाँ, 91 में बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, नकली सामान यानी कि स्पूरियस गुड्स का वो क्या करता है, विक्रय करता है, भंडारण करता है, आयात करता है, ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो भी सजा का प्रावधान है वो क्या रहेगा, वो ऐसा रहेगा कि उसको 1 साल तक की क्या होगी, यदि मान के चलो वो भी कोई भी व्यक्ति नकली सामान बेचा और किसी को गंभीर हानि नहीं हुई है, कुछ तो हानि हुई लेकिन वो हानि गंभीर नहीं थी, तो ऐसी स्थिति में कितने की सजा है, 1 साल तक की सजा और 3 लाख तक का जुर्माना। और मान के चलो जैसे उसमें था ना, 90 में था, सेम वही है, बस 91 में क्या है कि इसमें ये प्रावधान नहीं है कि किसी को कोई हानि नहीं हुई है। याद रहेगा आपको, इसमें यह है कि गंभीर हानि नहीं हुई है, गंभीर हानि हो गई है और ये मृत्यु ही हो गई है। ठीक है, और सजा का प्रावधान उतना ही है, यानी कि 1 साल तक की सजा, 3 लाख का जुर्माना, 7 साल तक की सजा और 5 लाख का जुर्माना, और 7 साल से अधिक की यानी कि नॉट लेस देन 7 ईयर्स से लेकर के आजीवन कारावास से लेकर के 10 लाख का जुर्माना हो सकता है। याद रहेगा इतनी चीजें यदि आप अपने लास्ट मिनट रिवीजन में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अक्सर ये होता है, क्योंकि अधिनियम में जो भी अध्याय है, धारा है, कितना भी पढ़ लो ऐसा लगता है सब भूला हुआ है, कुछ चीज़ याद भी है कि नहीं। तो आप लोग इतना ये सेशन को, ये इसीलिए मैंने कहा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, जो भी क्रक्स है, जितना अधिनियम में जो भी धारा है, अध्याय है, उसका क्रक्स है कि आपको इतनी चीज़ें आप लोग लास्ट मिनट में याद रखोगे तो ये आपको जो है बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, यदि आपको सेशन कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इसका फ्री PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे वो यदि हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा, तो जिस तरह से आज हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो भी इम्पोर्टेंट अध्याय और धारा था उसको देखें, तो इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें हम लोग राष्ट्रीय वाला देख लेंगे और छत्तीसगढ़ खाद्य वाला देख लेंगे, जिससे आपको वो भी लास्ट मिनट रिवीजन की क्रक्स आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, साथ में हम ऐसा कहते हैं कि कल का जो सेशन करेंगे उसमें जो रहेगा टेस्ट ले लेंगे आपका। ठीक है, तो टेस्ट में आप लोग
जो सेशन रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जो कल का सेशन करेंगे वो रात 9 बजे करेंगे, जिसमें वो प्रीमियर किया जाएगा, जहाँ पे आप लोग अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो साथ में जो भी सेशन रहेगा उसको लाइव प्रीमियर किया जा रहा है, तो आप लोग उससे जुड़ना मत भूलिए। कल 9 बजे आपको जुड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द